आइए देखते हैं हम आज बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि ये सारे क्वेश्चन आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर बताया गया है कि सूक्ष्म जैविकी के पिता कौन। यानी कि जो हमने इसके पहले क्लास में पढ़ा था कि जो माइक्रोबायोलॉजी होता है, तो माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन होते हैं, तो वही बताया गया है कि सूक्ष्म जैविकी के पिता, तो इसमें हो जाएगा लुईस पास्चर। ठीक है, इसमें जो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा ये होगा लुईस पास्चर। लुईस पास्चर को ही सूक्ष्म जैविकी का पिता कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है फाइकोलॉजी। यहाँ पर है, यह है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, यानी कि फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, तो इसमें बताया जाएगा फाइकोलॉजी मीन्स होता है शैवालों का अध्ययन, यानी कि फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है। तो जैसा कि हम अगली क्लास में देख चुके हैं कि वनस्पति विज्ञान के पिता हमारे थियोफ्रास्ट हैं। वहीं पर अरस्तु देखा जाए तो ये जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के पिता हैं। ठीक है, तो तीसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, थियोफ्रास्ट। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा कि जीव विज्ञान शब्द के बारे में देखें तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क एवं ट्रेबरेनस ने किया। किसने किया, लैमार्क एवं ट्रेबरेनस ने किया। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि पादप किस लक्षण के कारण जंतु के समान होते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें बताया गया कि पौधे जो है वो जंतुओं के किस लक्षण के कारण आपस में समान होते हैं। तो यहाँ पर बताया जाएगा कि जो पौधे होते हैं वो जंतुओं से इस प्रकार से समान होते हैं क्योंकि दोनों दिन रात श्वसन करते हैं और दोनों को वृद्धि करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एगेस्ट्रोलॉजी में अध्ययन करते हैं, यानी कि एगेस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि एगेस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत हम घास का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं, घास का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन है। तो भारतीय जीवाश्म विज्ञान यानी कि जो इंडियन फॉसिल्स है उसके जनक है डॉक्टर बीरबल साहनी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। उसके बाद क्वेश्चन हमारा 8 है कि वृक्षों की आयु का अध्ययन किसने किया जाता है। तो यदि वृक्षों की आयु का अध्ययन देखा जाए तो इसको हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी में करते हैं। किसमें करते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी में करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 9 है, ये कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। ठीक है, तो देखा जाए भारत में हरित क्रांति के जनक तो ये होंगे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, यानी कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो है वो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, जिन्हें पद्म विभूषण से पहले सम्मानित किया गया था, लेकिन अभी जल्द ही इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, यानी कि वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, तो इसको हमारा हो जाएगा जेनेटिक्स। ठीक है, यानी कि जेनेटिक्स के अंतर्गत हम वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अगला है जीवों का मुख्य लक्षण क्या है। तो जीव द्रव्य जो है वो जीवों का मुख्य लक्षण है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला देखते हैं जैविक संगठन का उच्चतम स्तर क्या है। तो जैविक संगठन का जो उच्चतम स्तर है वो हमारा है जैव मंडल। ठीक है, जैव मंडल जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है कम तापमान पर जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो एक कम तापमान पर जीवों के अध्ययन को क्रायोबायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रायोबायोलॉजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जात के आनुवंशिक सुधार को क्या कहा जाता है। तो मानव जात के
आनुवांशिक सुधार को यूफेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यूफेनिक्स कहते हैं। सॉरी, मानव जात के आनुवांशिक सुधार को हम यूजेनिक्स कहते हैं, यूफेनिक्स नहीं कहते। ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा हो जाएगा यूजेनिक्स। नेक्स्ट हमारा है सरीसृपों के अध्ययन को कहते हैं। तो सरीसृपों के अध्ययन को हम यहाँ पर हर्पिटोलॉजी कहते हैं। क्या हो जाएगा? हर्पिटोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो उत्तकों का अध्ययन हम पढ़ चुके हैं हिस्टोलॉजी, और उसे हम हिंदी में कहते हैं औतकी विज्ञान, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, औतकी विज्ञान। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि रोगों के कारणों का अध्ययन कहलाता है, यानी कि रोगों के कारणों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये हो जाएगा पैथोलॉजी, ठीक है, क्योंकि पैथोलॉजी के अंतर्गत हम रोगों के कारणों का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। दूसरा हमारा है प्राणी के कवच या खोल का अध्ययन करते हैं, यानी कि एनिमल जो होता है, जैसे मोलस्का जो होता है, तो मोलस्का के कवच का या खोल का अध्ययन किसमें किया जाता है। तो ये कोंकोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोंकोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा कोंकोलॉजी। अगला है पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन कहलाता है। तो पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन हम नोडोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, यानी कि 1 नोडोलॉजी के अंतर्गत हम पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है सजीव के वातावरण के साथ, यानी कि सजीवों के वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो सजीवों के वातावरण के साथ ये संबंधों का अध्ययन जो है वो हम पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान, या इसे हम इकोसिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। फिर यकृत का अध्ययन। तो यकृत का अध्ययन जैसे कि हम पढ़ चुके हैं आगे, हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी मीन्स होता है यकृत विज्ञान, ठीक है। तो ये हो जाएगा हिपैटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन हमारा है कि सुनहरा चावल। तो सुनहरा चावल किस चीज का धनी है। तो हम इसको आगे पढ़ चुके हैं कि सुनहरा चावल में, यानी कि गोल्डन राइस में विटामिन ए की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है हेरोडेन जो है, हेरोडेन वो आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के द्वारा किससे निकाला जाता है। तो हेरोडेन जो है, नाम से तो पता चलता है कि हेरोडेनेरिया का है, लेकिन यह जिसे हम आर्टिफिशियली निकालें तो ये बैसिलस थ्रोजेनेसिस से हो जाएगा। बैसिलस थ्रोजेनेसिस से हम हेरोडेन जो है आर्टिफिशियली निकालते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। फिर नेक्स्ट है मानव जीनोम में कितने क्षारक जोड़े पाए जाते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मानव जीनोम में 3.2 बिलियन क्षारक जोड़े पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। तो 25 नंबर में है, इसमें बताया गया है कि एक जीन एक एंजाइम की अवधारणा किसने दी, यानी कि एक जीन एक एंजाइम की अवधारणा किसने दी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बीडल टाटम। बीडल टाटम ने एक जीन एक एंजाइम की अवधारणा दी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया, या एंटीबायोटिक शब्द की खोज किसने दी। तो इसका हो जाएगा सालमन वैक्समैन, यानी आंसर डी। तो एंटीबायोटिक को किसने दिया? सालमन वैक्समैन ने। फिर है बताया गया कि जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। तो जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन हम ईथोलॉजी में करते हैं। किस में करते हैं? ईथोलॉजी में करते हैं, ठीक है। अगला प्रकाश फास्फोरिलेशन की खोज किसने की? फास्फोरिलेशन रिलेशन की खोज किसने की? तो प्रकाश फास्फोरिलेशन की खोज डी ऑनन ने की। किसने किया? डी ऑनन ने किया, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, म्यूटेशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो म्यूटेशन शब्द का प्रयोग जो है ह्यूगो डी ब्रीज ने म्यूटेशन शब्द, यानी म्यूटेशन मीन्स होता है उत्परिवर्तन वाद का शब्द जो है ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया। फिर बताया गया कि सारी सरीसृपों का हृदय होता है, तो सारी सरीसृपों का जो हृदय होता है वो 3.5 कोशिकीय होता है, 3.5 कोशिकीय होता है, ठीक है। फिर पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो पुष्पों का अध्ययन हम एंथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो एंजाइम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कोहने ने किया। किसने किया? कोहने ने किया, एक साइंटिस्ट।